Good morning students and my dear friends. Today is 12th of April 2023 Wednesday. अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की PDF अपलोड करती हूँ। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस भी अपडेट होती हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज टेक द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट, नेवर बी टू बिग टू आस्क क्वेश्चन, नेवर नो टू मच टू लर्न समथिंग न्यू। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि मिंट के फ्रंट पेज पर दी हुई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। IMD सीज नॉर्मल रेन फॉर दिस सीजन। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने स्काई मेट के प्रोजेक्शन और फोरकास्ट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर स्काई मेट ने ये प्रोजेक्ट किया था या फोरकास्ट किया था कि इस कैलेंडर ईयर में इंडिया में जो मानसून रहेगा वो बिलो एवरेज या बिलो नॉर्मल रहेगा। आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम IMD का फोरकास्ट कवर करने वाले हैं। मिंट ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को फ्रंट पेज पे कवर किया है। सो एज पर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMD भी बोलते हैं, एज पर द IMD India may have the normal monsoon this year. It means IMD के अकॉर्डिंग बिलो नॉर्मल या बिलो एवरेज मानसून नहीं रहेगा। इस बार का जो मानसून रहेगा इस कैलेंडर ईयर का वो नॉर्मल मानसून रहेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के बाद, फोरकास्ट के बाद, बहुत सारे फार्मर्स जो कि स्काई मेट के प्रोजेक्शन की वजह से होपलेस हो गए थे, उनको फिलहाल के लिए एक होप ऑफर करी है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने। क्योंकि कल स्काई मेट ने बोला था कि जो एल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से इंडिया के कई इलाकों में, कई एरियाज़ में हमें ड्राउट लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट फिलहाल जो गवर्नमेंट फोरकास्टर है IMD, उसका ये कहना है कि एल नीनो का इम्पैक्ट तो रहेगा, एल नीनो कंडीशंस तो रहेगी, बट इंडिया का जो ओशन है, जो इंडियन ओशन है, वहाँ पर हमें डाईपोलर और लोअर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर स्नो कवर की वजह से जो ये एल नीनो का जो इम्पैक्ट है ये काउंटर हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ लोकल और एरिया स्पेसिफिक वेदर पैटर्न की वजह से एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो काउंटर हो जाएगा और इंडिया में नॉर्मल मानसून या एवरेज मानसून रहेगा। तो यहाँ पर दो ज्योग्राफी के कंसेप्ट की बात हुई है, इंडियन ओशन बाईपोल और लोअर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर स्नो कवर। एल नीनो का इम्पैक्ट हमें पैसिफिक ओशन पे देखने को मिलता है, जेट स्ट्रीम पर देखने को मिलता है। अगर इंडियन ओशन डाईपोल की बात करें तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन ओशन और या हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं उस पर ये लोकल वेदर पैटर्न जनरेट होता है, जिसकी वजह से कभी कभी एल नीनो कंडीशंस जो होती हैं वो काउंटर हो जाती हैं। इसके अलावा लोअर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्नो कवर भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉबेबली इंडिया में नॉर्मल मानसून ही रहेगा। तो अगर हम इस लोअर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्नो कवर की बात करें या जिसको हम यूरेशियन स्नो कवर भी बोलते हैं, तो रिसर्चर्स में पाया गया है कि दैट स्प्रिंग यूरेशियन स्नो कवर इज लिंक्ड टू वीक रेनफॉल इन द फॉलोइंग समर इंडियन मानसून। तो अगर यूरेशियन स्नो कवर जो है वो ज़्यादा होता है तो इंडिया में जो मानसून होता है वो कम होता है या जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। और अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्नो कवर ज़्यादा होता है तो इंडिया में रेनफॉल कम होता है और अगर ये लोअर होता है, कम होता है, तो इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो अपोजिट रिलेशनशिप होता है। और तो IMD के अकॉर्डिंग इस बार लोअर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्नो कवर देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो रेनफॉल है वो नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये स्नो कवर होता है ये कैसे इम्पैक्ट करता है वेदर कंडीशंस को। अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इससे जो सी लेवल प्रेशर है वो इम्पैक्ट करता है और सी लेवल प्रेशर की वजह से इंडिया में जो मानसून है वो कम और ज़्यादा होता है एज पर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्नो कवर। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? इसको इंडियन नीनो के हिसाब से भी या इंडियन नीनो के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एल नीनो होता है, इंडियन ओशन डाइपोल को हम इंडियन नीनो के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ बेसिकली एन इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन विच द वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स द ऑल्टरनेटिवली वार्मर एंड देन colder than the eastern part of the ocean.
तो बेसिकली इंडियन ओशन में हमें ये लोकल फिनोमिना एल नीनो का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन में जो एल नीनो का इम्पैक्ट होता है उसके जो इफेक्ट होता है इंडियन मॉनसून पर वो काउंटर हो जाता है। तो एल नीनो की वजह से इंडिया या इंडियन कॉन्टिनेंट्स में हमें डाउट की कंडीशंस देखने को मिल सकती है, बट इंडियन ओशन डाइपोल में या इंडियन नीनो की वजह से जो पैसिफिक ओशन के एल नीनो की कंडीशन है ये काउंटर हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ दीज टू लोकल geographical weather pattern, the impact of El Nino get reduced as per the IMD, और जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो प्रॉपर रहेगा और अप्रॉक्सीमेटली 1 जून को, यानी डिले नहीं होगा ये मानसून, जैसा कि स्काईमेट ने प्रेडिक्ट किया था। 1 जून को ये इंडिया में केरला के थ्रू एंटर कर जाएगा और जो रेनफॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली 96% रहेगी लॉन्ग टर्म एवरेज का और एलपीए का। तो 5% का एरर मार्जिन मानते हुए 96% की रेनफॉल जो है वो आईएमडी ने प्रोजेक्ट करी है। कल के न्यूज़ में भी हमने ये एलपीए की बात करी थी, या इसको हम लॉन्ग टर्म एवरेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितना रेनफॉल हुआ है ऑन अ गिवन इंटरवल इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो एक सीजन में या एक मंथ में एक रीजन में कितना अप्रॉक्सीमेटली रेनफॉल हुआ है। तो बेसिकली 30 साल या 50 साल के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म एवरेज या एलपीए कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज अ साइन ऑफ रिलीफ एज पर द आईएमडी, और ये कंपैरेटिव स्टडी है स्काईमेट और आईएमडी के प्रोजेक्शन की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है कि स्काईमेट ने कितना प्रोजेक्शन किया। ये जो लाइट बार है ये स्काईमेट का फोरकास्ट है, जो ये डार्क ब्लू बार है ये आईएमडी का फोरकास्ट है, और जो डार्केस्ट ब्लू बार है ये एक्चुअल रेनफॉल है। तो अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्चुअल रेनफॉल हुआ है वो ज़्यादा हुआ है दोनों के ही फोरकास्ट से। सो लेट अस सी कि कितना प्रोजेक्शन होता है, बट आईएमडी का जो फोरकास्ट है दैट इज गिविंग होप टू द फार्मर और इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। प्रूडेंट फॉर ग्लोबल बिज टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन एफएम। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में या पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कंपनीज ने बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर लिया था कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी एक कंट्री पर या किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है इन केस ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड सप्लाई। तो अगर आप किसी भी मटेरियल को अपने सप्लायर से ले रहे हैं या कहीं पर भी अगर आप किसी भी एक सोर्स पर डिपेंडेंट हैं अपने वैल्यू चेन में, सो दैट इज़ नॉट अ गुड कंसेप्ट, दैट इज़ नॉट अ गुड फिनोमिना। इमरजेंसी के केस में या क्राइसिस की सिचुएशन में वो आपके लिए एक थ्रेट की तरह हो सकता है। तो उसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्यूसडे को वॉशिंगटन डीसी के एक इवेंट में बोलते हुए कहा है कि कंपनीज़ को ओवर द, स्पेशली जो ग्लोबल कंपनीज जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनका जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ग्लोबल बिजनेस जो हैं, जो ग्लोबल बिजनेस कंपनीज हैं, दे नीड टू स्प्रेड देयर सप्लाई चेन रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग इट ऑन अ वन प्लेस और वन कंट्री और वन कंपनी। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनकर सामने आ रहा है, कौन कौन से मेजर इंडियन इकोनॉमी ले रही है। तो इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफर किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर हम कंपनीज़ को देखें तो उनको रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए, उनके सेमी फिनिश्ड गुड की सप्लाई के लिए चाइना पर उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। चाइना एक रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। हालांकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया को एज ए एक्सपोर्टिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब और इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन पार्टनर के फॉर्म में इमर्ज करने के लिए। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को बैक कर रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक इवेंट में, जहाँ पर उन्होंने बोला इंडिया कुड बी द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इन कंपैरिजन टू चाइना। हालांकि उन्होंने चाइना को भी पिक्चर से रिमूव नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ चाइना एंड अदर कंट्रीज कुड बी द रियलिस्टिक सोल्यूशन फॉर द ग्लोबल बिजनेस कंपनीज इफ दे वांट टू रियली ऑपरेट इन सो अनसर्टन सिचुएशन नाउ दीज डेज। तो यहाँ पर उन्होंने भी बोला कि डेफिनेटली हम चाइना को भी सप्लाई चेन से मूव नहीं कर सकते, बट इंडिया जो है वो आज के टाइम में एक बेटर ऑप्शन या बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है ग्लोबल सप्लाई चेन में।
और इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमारे जो एफएम है उन्होंने भी बोला कि जिस तरीके से चाइना में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कोविड-19 को लेकर के, तो डेफिनेटली चाइना जो है अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट, ये बता करके कि वर्ल्ड को कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और की वजह से चाइना जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में चाइना में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस इमेज बिल्डिंग प्रोसेस, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो चाइना को पिक्चर से रिमूव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया और जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी पिक्चर में लाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अदर कंट्रीज आर ऑफरिंग गुड ऑल्टरनेटिव इन कंपैरिजन टू चाइना। और इसमें उन्होंने इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करी कि जो इंडिया की जो एवरेज एज है वो कितनी है, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है अप्रॉक्सीमेटली, किस तरीके से इंडिया बहुत सारे अदर ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट के अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शन जैसे कि चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल ऑप्शंस भी ऑफर करता है, किस तरीके से इंडिया की कनेक्टिविटी अदर कंट्रीज़ के साथ है, चाहे वो वाटरवेज हो या अदर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हो, तो सारे अपने बेसिकली अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए उन्होंने इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। रिटेल रश टू बाय अडानी स्टॉक्स एज फंड सोल्ड। भले ही अडानी ग्रुप को लेकर के, अडानी ग्रुप के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर के, उनके स्टॉक्स को लेकर के कितनी भी कंट्रोवर्सीज हों, लेकिन अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वंस अगेन डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर एपेटाइट फॉर रिस्की एवेंचर्स और रिस्की एवेन्यूज, और इसकी वजह से अडानी के जो शेयर्स हैं वो बाई किए जा रहे हैं। तो एटलीस्ट $3.1 बिलियन ऑफ इम्पेरियल ग्रुप ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर इज अगेन सीइंग द बाइंग सिचुएशन इन केस ऑफ मार्च क्वार्टर। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो हमें एक सडन ड्रॉप देखने को मिला था अडानी ग्रुप के शेयर्स में, वो फिलहाल के लिए रिकवर हो गया। द सर्ज इन इंटरेस्ट ऑफ एज मैनी एज 2.25 मिलियन पब्लिक शेयर होल्डर्स बाइंग शेयर ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज वंस अगेन। तो इन स्पाइट ऑफ द शेयर प्राइस कोलैप्स, नाउ इन्वेस्टर्स आर अगेन, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स आर अगेन बाइंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अडानी ग्रुप। हालांकि अगर हम पिछले कुछ सेशंस की, ट्रेडिंग सेशंस की परफॉर्मेंस देखें तो अडानी के स्टॉक ने अभी भी अपना जो लॉस था, जो लॉस्ट वैल्यू थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसको रिकवर नहीं किया है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं टोटलिंग एटलीस्ट 1.1 मिलियन आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग share worth at least $1.8 billion across the Adani Group 9 core companies। तो 9 जो अडानी ग्रुप की कोर कंपनीज हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली $1.8 बिलियन के शेयर खरीदे हैं नए इन्वेस्टर्स ने। तो इन स्पाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर हिकअप, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं मार्च के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। IMF लोअर्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 to 5.9%। तो IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ट्यूसडे को इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन था फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 उसको लोअर कर दिया। पहले कितना प्रोजेक्शन किया था? 6.1% का प्रोजेक्शन किया था, प्रोजेक्शंस मीन GDP फोरकास्ट। अब उसको रिड्यूस करके IMF ने 5.9 कर दिया है। हालांकि IMF ने अभी भी अपना आउटलुक मेंटेन रखा है कि अभी भी वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बेंगलुरु इन क्लोज रेस विद दिल्ली इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 जो है वो एंड हो गया है। अब कई सारे डेटा कलेक्शन, जो डेटा है चाहे वो टैक्स कलेक्शन को लेकर के हो, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को लेकर के, जो भी इकोनॉमिक का डेटा है वो पब्लिश होना शुरू हो चुका है। एंड एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनल एनालिसिस, कंट्री के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जो बैंगलोर है वो फर्स्ट पोजीशन में आने वाला है बाय ओवरटेकिंग द दिल्ली। तो बेसिकली अगर हम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें, फर्स्ट टॉप 3 प्लेयर्स की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर मुंबई है। मुंबई से सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है। इसके बाद दिल्ली से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इसके बाद बेंगलुरु। बट इस फाइनेंशियल ईयर में जो बेंगलोर है वो दिल्ली की पोजीशन को रिप्लेस करके एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो बेंगलोर इज गोइंग टू बी द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन केस ऑफ कंट्रीज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनल एनालिसिस। हालांकि ये भी डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अगर इंटरनल एनालिसिस पर जाए तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी कैपिटल जिसको हम बोलते हैं दैट इज बेंगलुरु,
तो बेंगलुरु के केस में अप्रॉक्सीमेटली 525% का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो अप्रॉक्सीमेटली 525% ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, comprising both personal income tax and corporation tax. It means दोनों ही कंपोनेंट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड। अगर दो पीरियड को कंपेयर किया जाए 2008 से लेकर के 2023, तो 2008 से लेकर के 2023 का अगर डेटा कंपेयर किया जाए इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिसके इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट होते हैं, पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, तो 525% का इंक्रीज हमें बैंगलोर के केस में देखने को मिल रहा है। और सिर्फ अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.04 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है केवल और केवल बैंगलोर से, जो कि 2008 में 32,000 करोड़ था, या हम बोल सकते हैं 32,500 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर के 2023 में 2.04 या 2.04 ट्रिलियन हो गया है एज पर द इंटरनल एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जबकि अगर मुंबई और दिल्ली की बात करें तो मुंबई ने इस साल अप्रॉक्सीमेटली 4.95 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया, 2 गुना ज़्यादा दिल्ली और बेंगलोर से। और दिल्ली का जो इस बार का कलेक्शन है 2.07 ट्रिलियन का है। और 2008 में मुंबई का जो रेशियो था वो 1.14 ट्रिलियन था, मुंबई में 1.14 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था 2008 में। दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 47 के करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था। 2008 से लेकर के बेसिकली 2023 का कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली इस बार हो सकता है जब बैंगलोर है, जब एक्चुअल नंबर पब्लिश होंगे तो बैंगलोर जो है वो सेकंड पोजीशन पे हो। हालांकि एज ऑफ नाउ मुंबई इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और पिछले कुछ सालों से अगर 2008 से देखें तो कंटिन्यूअसली ये नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। ऑल्दो अगर हम देखें ग्रोथ रेट मुंबई के केस में, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 30% का ग्रोथ रेट है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, जो कि 2008 से कम है। 2008 में 37% ग्रोथ रेट था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, इस बार केवल 30% है। तो ग्रोथ रेट जो है वो कम डाउन हुआ, हम बोल सकते हैं डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो बैंगलोर दिल्ली को रिप्लेस कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है बैंगलोर में वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कई सारे कंपनीज के रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं, इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है। और अगर कंपनीज की बात करें तो इंफोसिस और विप्रो जो थे वो टॉप एडवांस प्लेयर्स रहे हैं इन केस ऑफ बैंगलोर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और एडवांस टैक्स पेयर्स रहे हैं जिनको हम बोलते हैं। तो बेसिकली टैक्स कलेक्शन का सिनेरियो है, एंड दिस इज द इन्फोग्राफिक, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। शेयर इन ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर, जो टोटल 100% टैक्स कलेक्शन होता है इंडिया से, उसमें इन 5 कंट्रीज का या 5 स्टेट्स का, हम बोल सकते हैं कंट्रीज नहीं, स्टेट्स का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, या टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, इनका ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इन केस ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एंड दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ। ये कितना ग्रोथ हुआ है 2008 और 2023 के बीच में। तो मुंबई में 333% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दिल्ली के केस में 338% की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, बैंगलोर 525, चेन्नई 460 और हैदराबाद में 551। तो कहा जा रहा है बहुत जल्दी बैंगलोर जो है वो दिल्ली को रिप्लेस कर देगा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड पोजिशन। अगर इस फाइनेंशियल ईयर के टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16.16 या 16 ट्रिलियन टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है इस बार, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया एट हेल्म G20 आईज कॉमन प्लान ऑन क्रिप्टो रिस्क एफएम। तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर के इंडिया का जो हमेशा से अप्रोच रहा है वो बहुत ही बोल सकते हैं सेफ अप्रोच रहा है, या बोलते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है। इंडिया या इंडियन इकोनॉमी या पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वेरी ओपन फॉर डिजिटल स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज। और जो क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड रिस्क हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के जितने कई सारे जो डिजिटल प्राइवेसी को लेकर के जितने भी इश्यूज हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उन सारे इश्यूज को इंडिया जो है वो G20 प्रेसिडेंसी के केस में, G20 मीटिंग में
डिस्कस करना चाहता है। तो बेसिकली टू डील विद द रिस्क अकम्पनिंग बाय cryptocurrency in the wake of recent shock in the cryptocurrency market, now India is planning to discuss for common framework to tackle with all these digital currency risk। हालांकि हम कितना भी डिनाई कर लें, इंडियन गवर्नमेंट कितना भी इस चीज़ को बोल दे कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि देयर इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन दिस पर्टिकुलर असेट। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन इन्वेस्टर्स ने, और जिस तरीके से भी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें एक शॉक देखने को मिला, एक कोलैप्स देखने को मिला, उसकी वजह से जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क की सिचुएशन में आ रहे हैं। इसके अलावा जो अदर रिस्क एसोसिएटेड हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेरर फंडिंग, प्राइवेसी को लेकर के और आरबीआई के अथॉरिटी को लेकर के, उन सारे इश्यूज़ को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इंडिया चाहता है कि इस G20 प्रेसिडेंसी को यूज़ किया जाए एज अ प्राइमरी फोकस एरिया, प्राइमरी फोकस प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज करेंसी रिलेटेड रिस्क। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग्स में इंडिया एक कॉमन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट को लेकर के, कॉमन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फॉर व्हाट, फॉर डिजिटल करेंसी रिस्क के डेवलपमेंट को लेकर के इंडिया जो है वो डिस्कशन इनिशिएट कर सकता है। सो क्रिप्टो करेंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो जिस तरीके से हमें रिसेंट शॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज में क्लैप्स देखने को मिले हैं, तो इंडिया के लिए G20 प्रेसिडेंसी को इंडिया यूज़ करना चाहता है फॉर डेवलपिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क सो दैट ऑल कंट्रीज कैन डील विद दिस क्रिप्टो रिस्क और क्रिप्टो करेंसी रिस्क मैटर एफिशिएंटली एंड कलेक्टिवली। और अगर शॉक की बात करें तो रिसेंटली लास्ट ईयर फॉलोइंग द स्पैट बाय बिनांस, बाहामास बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि FTX है, वो बैंकरप्ट हो गया। इसी तरीके से और भी ज़्यादा हमें सेल ऑफ देखने को मिले थे मार्केट पे। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, वोलेटाइल सिचुएशन रहती है क्रिप्टो करेंसी में। इसके बावजूद भी इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, और इसी पर्टिकुलर इशू की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है इंडियन इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर के। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। Article number 7 that is given on page number 6 of business standard, DFS2 states UTs deepen micro insurance scheme। DFS stands for डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से बोला है कि जो माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम है, कौन कौन सी माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, इनमें इनरोलमेंट को इंक्रीज किया जाए। तो एज पर द साइज एंड स्कोप ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स को बोला, यूटीज को बोला कि आप अपने स्टेट की पॉपुलेशन और साइज के अकॉर्डिंग इन दोनों ही माइक्रो इंश्योरेंस कंपनीज में इनरोलमेंट इंक्रीज कराने के लिए कोशिश करिए, प्रमोशन करिए। तो बेसिकली जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के और यूटीज के, उनको एक मीटिंग में जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं मिस्टर विवेक जोशी, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स का, इन पर्टिकुलर माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम का प्रमोशन किया जाता है, उनकी क्या साइलेंट फीचर्स हैं और किस तरीके से पॉपुलेशन को सेंसिटाइज किया जाए इस पर्टिकुलर स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट के लिए। तो बेसिकली एक इंटेंसिव 3 months कैंपेन ऑर्गेनाइज करने की बात कही है DFS ने टू बूस्ट द कवरेज ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस स्कीम इवन एट अ पंचायत लेवल। इट मीन्स रूरल लेवल तक, रूरल ब्लॉक्स तक इस स्कीम को पहुंचाया जाए। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें कि अभी इन दोनों स्कीम्स में कितना इनरोलमेंट है, तो PMJJBY और PMSBY में अप्रॉक्सीमेटली 83 मिलियन और 239 मिलियन का इनरोलमेंट अभी है एज पर द डेटा, और क्लेम्स अप्रॉक्सीमेटली 15,500 के जो क्लेम्स हैं वो अभी सेटल हुए हैं इन दोनों स्कीम्स के अंदर। तो एक सफिशिएंट हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इनरोलमेंट अभी है, लेकिन DFS का ये मानना है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का ये मानना है कि अभी जो पॉपुलेशन है स्टेट्स की, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और इसीलिए 3 महीने का कैंपेन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और ये कैंपेन अप्रॉक्सीमेटली कंट्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर
कवर करेगा। इट मीन्स सारे डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ इनरोलमेंट एंड अकाउंट्स इन डिफरेंट माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। तो मुद्रा योजना भी अगर हम देखें और जो ये इंश्योरेंस स्कीम है इसमें देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के 23 तक कितना इनरोलमेंट हुआ, कितना एलोकेशन हुआ स्टैंड अप इंडिया या मुद्रा योजना के तहत। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमें मुद्रा योजना में हमें एलोकेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इंश्योरेंस की बात करें तो ये थोड़ा सा एक स्टडी हम या एक हमें स्ट्रेट लाइन का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के जो हमारे DFS के सेक्रेटरी हैं उन्होंने अर्ज किया है स्टेट्स और यूटीज को कि 3 मंथ के कैंपेन में वो पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी जो है वो इंश्योरेंस स्कीम के एनरोलमेंट से जुड़ी है। तो पहले तो स्टेट और यूटीज को भी बोला है DFS ने। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, PSBs हैं, उनको अर्ज किया है कि वो इन दोनों ही जो माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम है PMJJBY और PMSBY, इनके तहत जो है वो इनरोलमेंट इंक्रीज करें, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो रूरल इंडिया का एक अच्छा खासा फुटफॉल हमें देखने को मिलता है। तो PSBs जो है एक अच्छा एवेन्यू है जहाँ पर पॉपुलेशन को सेंसिटाइज किया जा सकता है, उन्हें प्रमोट किया जा सकता है, उन्हें कन्विंस किया जा सकता है इन दोनों ही स्कीम्स में इनरोलमेंट के लिए। तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको बोला है गवर्नमेंट ने कि आप फिलहाल के लिए रूरल इंडिया में जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं आपके बैंक्स रूरल इंडिया से या रूरल इकॉनमी से, उनको आप मोटिवेट करें कि वो इन दोनों ही स्कीम्स के तहत जो है वो इंश्योरेंस या अपना इनरोलमेंट कराएं। तो बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनके और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सब के साथ मीटिंग करी है और इसके बाद रिव्यू प्रोग्रेस मीटिंग भी आगे आने वाले टाइम में होगी। बेसिकली गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो पेनिट्रेशन है उसको इंक्रीज करना चाहती है थ्रू दीज इंश्योरेंस स्कीम्स। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। नॉर्मल रेन्स लाइकली दिस ईयर डिस्पाइट एल नीनो कंडीशंस। IMD हम डिस्कस कर चुके हैं मिट में, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस इन्फोग्राफिक्स जहाँ पर स्काई मेट का फर्स्ट फोरकास्ट और IMD के फर्स्ट फोरकास्ट का कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IMF कट इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट जो कि डिस्कस किया 6.1 से रिड्यूस करके 5.9% कर दिया है। हालांकि रीज़न मैंने मिनट में नहीं डिस्कस किया था। रीज़न ये है कि IMF का ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4.9 रहेगी। इन्फ्लेशन की वजह से जो डिमांड है वो पेंटअप होगी और जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द लोवेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय एनी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। तो वर्ल्ड बैंक अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखें तो उन सब ने अभी फिलहाल के लिए 6 से ऊपर का GDP फोरकास्ट किया है और IMF का जो भी रिसेंट रिविजन हुआ है ये लोवेस्ट रिविजन है इन कंपैरिजन टू एनी अदर मल्टीलैटरल एजेंसी। एंड दिस इज द ग्रोथ फोरकास्ट बाय IMD फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। हम देख सकते हैं कि इंडिया के अलावा अदर जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिविजन किया है IMF ने वो डाउनवर्ड रिविजन ही किया है, कि सिर्फ इंडिया के केस में ही हो रहा है। हालांकि जो चाइना का फोरकास्ट है वो अभी मेंटेन रखा है, उसमें कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव रिवीजन नहीं किया है, लेकिन US हो के केस में इंक्रीज किया है। हालांकि वर्ल्ड जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसमें 0.1% का डिक्रीज किया है रिविजन किया है इन केस ऑफ GDP प्रोजेक्शन। तो वर्ल्ड का जो GDP था उसके लिए 2.9% का पहले प्रोजेक्शन था, उसको रिड्यूस करके 2.8 कर दिया है। तो इसके अलावा अगर हम IMF को छोड़ दें और जो अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे, ADB, RBI, वर्ल्ड बैंक, S&P, ICRA, इंडिया रेटिंग और OECD इन सबका प्रोजेक्शन ये हम देख सकते हैं कि इंडिया रेटिंग और OECD के बराबर का प्रोजेक्शन किया है IMF ने। लेट अस सी कि एक्चुअली अदर जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या वो रिवीजन करते हैं या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्टली PSU जनरल इंश्योरेंस मार्केट ड्रॉप 800 BPS इन 5 ईयर्स। तो जो 4 इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं कौन कौन सी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज। इन चारों कंपनीज ने अपने 800 बेसिस पॉइंट से अपना जो मार्केट शेयर है वो खोया है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर का डेटा कंपाइल करके अगर देखें, क्योंकि बेसिकली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने रिवील किया है, उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जनरल इंश्योरेंस के केस में उनका मार्केट शेयर ड्रॉप हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 800 BPS से 800 BPS पॉइंट से। तो श्रिंकिंग मार्केट शेयर ऑफ स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर समवेयर इंडिकेटिंग द पैथेटिक पोजीशन। हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में इनका जो मार्केट शेयर था कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली 40.4 था, जो कि
2023 तक होते होते आते आते 32.37 रह गया है एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय IRDAI। अब देख लेते हैं नेक्स्टली BHAL बेल लेट ग्रुप बैक्स ₹9.6 करोड़ ऑर्डर फॉर 80 वंदे भारत ट्रेन। द कंसोर्शियम लेड बाय स्टेट ओन BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ने अप्रॉक्सीमेटली 9,600 करोड़ का एक ऑर्डर जो है वो गेन किया है। उसको 9,600 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर व्हाट? फॉर 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन। तो इंडियन रेलवे ने बेल लेड एक कंसोर्शियम को 9,600 करोड़ का टेंडर दिया है। तो आगे आने वाले 6 सालों में बेल के अलावा कंसोर्शियम में डेफिनेटली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोर्शियम, इफ आई एम सेइंग कंसोर्शियम, तो बेल के अलावा कई सारी और भी कंपनीज उसमें होंगी। बेल जो है वो उस कंसोर्शियम को लीड कर रहा है। तो 6 सालों के लिए 9,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बेल लेड कंसोर्शियम को। और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो बेल लेड कंसोर्शियम है वो वंदे भारत के 80 स्लीपर क्लास को बनाएगा। तो बेसिकली दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली टू हावड़ा रूट को कवर करने के लिए वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। तो इसमें चेयर कार, एग्जीक्यूटिव कार और जितने भी तरह के जो कोचेस होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी बिल्डिंग करेगा ये बेल लेड कंसोर्शियम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ICICI टू ऑफर EMIs फॉर UPI पेमेंट्स अबव ₹10,000। तो बेसिकली अभी रिसेंटली UPI को क्रेडिट से भी या क्रेडिट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके से लिंक करने की भी परमिशन दे दी गई है। और ICICI बैंक जो है ऐसा फर्स्ट ऑफर ला रहा है, जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफर है ICICI बैंक या किसी भी बैंक की तरफ से जहां पर ICICI इंट्रोड्यूस कर रहा है EMI फैसिलिटी। EMI फैसिलिटी किसके लिए? UPI पेमेंट मेड बाय स्कैनिंग QR कोड। तो UPI पेमेंट जो UPI यूज़ करते हैं जो कस्टमर्स कंज्यूमर उनके लिए अब क्रेडिट की फैसिलिटी EMI फैसिलिटी जो है वो ICICI बैंक ऑफर कर रहा है। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द कस्टमर एलिजिबल फॉर द बैंक बाय नाउ पे लेटर स्कीम। तो जो बाय नाउ पे लेटर स्कीम है उसके तहत जो कस्टमर एलिजिबल हैं वो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और ICICI बैंक ऐसा फर्स्ट लेंडर है इस देश में, इस कंट्री में, जिसने अभी फ़िलहाल के लिए ये फीचर, ये EMI का जो फीचर है UPI में इंट्रोड्यूस किया है फॉर देयर कस्टमर। तो बेसिकली जो कस्टमर में 10,000 का जो अमाउंट है उसको 3, 6 या 9 महीने की इंस्टॉलमेंट में पूरा कर सकते हैं। तो UPI के थ्रू बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर कर रहा है ICICI बैंक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC बैंक प्लान टू रेज ₹50K करोड़ वाया बॉन्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर जो है वो 50,000 करोड़ का फंड रेज करने जा रहा है। किसके थ्रू? AT1 बॉन्ड और AT2 बॉन्ड, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड और एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो इन 3 बॉन्ड्स के थ्रू जो HDFC है वो आगे आने वाले 12 महीनों में 50,000 करोड़ का फंड रेज करेगा। और ऐसा नहीं कि केवल HDFC ने किया है, अगर हम देखें एक्सिस बैंक और SBI ने भी इस तरह के फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो कई सारे बैंक्स ने 81 बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो फंड रेजिंग करी थी। अगर टोटल कंबाइन किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1.14 ट्रिलियन का फंड रेज किया है बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने इन फाइनेंशियल ईयर 23 थ्रू दीज AT1 बॉन्ड्स ओनली, जिनको हम एडिशनल टीयर परपेचुटी बॉन्ड भी बोलते हैं या रिस्की बॉन्ड भी बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो 81 बॉन्ड्स होते हैं उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ये बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोर कैपिटल को रेज करने के लिए होती है। बैंक्स अपनी चॉइस से अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग केवल इसको बाई बैक कर सकते हैं। परपेचुटी बॉन्ड्स में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, बहुत ही रिस्की बॉन्ड होते हैं। हालांकि रिस्की हैं तो डेफिनेटली दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफर द हायर इंटरेस्ट रेट। तो SBI और एक्सिस के बाद फाइनली HDFC बैंक जो है वो 81 बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और AT2 या एडिशनल टीयर 2 के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का फंड रेज करने जा रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI अनाउंसेस नॉर्म्स टू एक्सेप्ट ग्रीन डिपॉजिट्स बाय बैंक NBFCs। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। फ्रेमवर्क किस लिए? फॉर एक्सेप्टिंग द ग्रीन डिपॉजिट्स बाय बैंक एंड डिपॉजिट
टेकिंग NBFC। सो NBFCs और बैंक्स के लिए ग्रीन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क हेयर मीन्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स या गाइडलाइंस जो हैं वो RBI ने पब्लिश करी। तो बेसिकली 9 सेक्टर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या सेंट्रल बैंक ने आइडेंटिफाई किए हैं इन विच द प्रोसीड्स फ्रॉम दीज ग्रीन बॉन्ड मस्ट बी यूज, जिसमें डेफिनेटली जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो इंडियन रुपी में इसको डिनोमिनेट किया जाएगा ग्रीन बॉन्ड्स को, ग्रीन डिपॉजिट्स को। और ऐसा नहीं है कि ये आरबीआई के इस डिक्लेरेशन या गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क के बाद ग्रीन डिपॉजिट स्टार्ट हुआ। कुछ बैंक्स NBFCs ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ग्रीन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। सो लेट अस सी कि जो नया फ्रेमवर्क आया है RBI का, इससे कितना ग्रीन डिपॉजिट्स और ग्रीन फाइनेंसिंग को हेल्प मिलती है। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.